हम लोग भूगोल विषय का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी। जैसे कि पिछले पार्ट में इसी पार्ट में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि सौरमंडल क्या है और अमावस्या, पूर्णिमा, खगोलीय पिंड और तारों के बारे में इतना जान चुके थे। आज इससे आगे का पढ़ेंगे। जैसे कि दूर से कोई भी वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है, चाहे वह आसमान में उड़ता हुआ पक्षी रहे या फिर उड़ता हुआ हवाई जहाज, वो भी हमें दूर से छोटा दिखाई देता है। यानी कि दूरी में रखा हुआ चीज भी हमें छोटा दिखाई देता है और ऊंचाई से उड़ता हुआ चीज भी हमें छोटा ही दिखाई देता है। उसी प्रकार से आसमान में रात्रि के समय हम अनगिनत चमकते हुए तारों को देखते हैं। ये जो तारों का समूह होता है, अगर इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह विभिन्न आकृतियों को लिए हुए हमें दिखाई देता है। इसे ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कि जो तारों का जो समूह होता है, विभिन्न आकृतियों को लिया हुआ होता है, उसे ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अगर इसको अच्छे से किसी नक्षत्र मंडल को पहचानना चाहे, आसानी से अगर किसी नक्षत्र मंडल को देखना चाहें, उसको पहचानना चाहें, तो सप्तऋषि इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब होता है संत। सात तारों का समूह। जो ये सात तारों का समूह है, यह अर्सा मेजर का ही एक भाग है। अब इसके बाद में जैसे कि ये सात तारों का समूह है, इसको ही ये अर्सा मेजर का ही भाग है। साथ में जैसे कि अगर इस नक्षत्र मंडल को और अगर तारों को, ग्रहों को हम देखना चाहें तो अपने घर में हम अपने बड़ों की सहायता से इसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे ग्रह है, आप जानते हो कि भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, प्राइमरी में आप लोग पढ़े ही हो, तो इसको आसानी से सुबह हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से ध्रुव तारे को भी हम आसानी से देख सकते हैं। ध्रुव तारा जो कि हमेशा उत्तर दिशा में ही चमकता हुआ दिखाई देता है, ना ही इसकी स्थिति बदलती है और ना ही इसका दिशा बदलता है, ये हमेशा उत्तर दिशा में ही हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। प्राचीन समय में दिशा का निर्धारण जो होता था, दिन के समय सूर्य की मदद से करते थे और रात्रि के समय में ध्रुव तारे की सहायता से करते थे। आप जानते हो कि सूर्य की ओर अगर हम मुख करके रखें, क्योंकि सूर्य जो है कहाँ से उगता है, पूर्व दिशा से और पश्चिम दिशा में डूबता है, तो सूर्य की ओर मुख करेंगे तो हमारे मुख की ओर पूर्व दिशा होगा और हमारी पीठ की ओर पश्चिम दिशा। उसी प्रकार से हमारे लेफ्ट हैंड की ओर उत्तर दिशा होगा, राइट हैंड की ओर दक्षिण दिशा होगा। वैसे ही अगर रात्रि के समय जैसे दिशा निर्धारण करना हो, तो दिशा निर्धारण के लिए जब ध्रुव तारे को देखते हैं तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा का ज्ञात करना होगा तो हम ध्रुव तारे को देख करके पहचान जाएंगे कि उत्तर दिशा है और पीठ की ओर क्या होगा, दक्षिण दिशा होगा। उसी प्रकार से हमारे लेफ्ट की ओर होगा पश्चिम दिशा और राइट हैंड की ओर होगा पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से दिशा का निर्धारण किया जाता था। अब दिशा निर्धारण तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। उसके बाद में ध्रुव तारा को अगर कैसे पहचाने, ये भी ऐसा प्रश्न उठता है। तो ध्रुव तारा जो है सब तारों में से बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। साथ ही हम लोग सप्तऋषि की सहायता से भी ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। इसको आप अपने बुक में देखिएगा, एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र से पता चल रहा है कि किस प्रकार से सप्तऋषि का आकार लिया हुआ है और उसी से ही किस प्रकार से हम ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। इसके बाद में आप लोग खगोलीय पिंड के बारे में पढ़े हो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसमें अपनी प्रकाश और उष्मा होती है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिसमें अपनी प्रकाश और उष्मा नहीं होती है, अपनी प्रकाश और उष्मा नहीं होती है और वे जो है तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसे हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और यह जो शब्द है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से लिया गया है। यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से लिया गया हुआ है और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब होता है चारों ओर घूमना। चारों ओर घूमना मतलब जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना। यहाँ पर हम लोग ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी चारों ओर घूम रही है, तो परिभ्रमक का मतलब हुआ चारों ओर घूमना। अब जैसे कि पृथ्वी जिस ग्रह में हम रहते हैं वह पृथ्वी है। यहाँ पर मैंने ये बताया कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसके पास में अपनी प्रकाश और उष्मा नहीं होती, उसको ग्रह कहते हैं। तो हम जिस ग्रह में रहते हैं वह पृथ्वी है,
तो पृथ्वी के पास भी स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। और ये भी जाने हैं कि जिनके पास में अपनी प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है वो उसे प्रकाश और ऊष्मा जो है तारों से मिलती है। तो सूर्य भी एक तारा है। तो पृथ्वी को जो प्रकाश और ऊष्मा है सूर्य से मिलती है। सूर्य से मिलती है, साथ में जैसे कि हमारे पृथ्वी के अलावा 7 और अन्य ग्रह हैं, तो जो 7 अन्य ग्रह हैं उनको भी प्रकाश और ऊष्मा जो है सूर्य से ही प्राप्त होती है। इसके आगे देखें तो जैसे कि अगर हम पृथ्वी को दूर से देखेंगे तो जैसे चंद्रमा हमको रात के समय चमकता हुआ दिखाई देता है ना, वैसे ही पृथ्वी भी अगर हम दूर से किसी और ग्रह से देखेंगे या तो चंद्रमा से ही अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो वह भी हमको चंद्रमा के समान चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसमें प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। इसको प्रकाश और ऊष्मा किससे मिल रही है? सूर्य से। इसी के कारण से यह हमें चंद्रमा के समान चमकता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का ही एक उपग्रह है। उपग्रह मतलब होता है जैसे जिस प्रकार से सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया है और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो जितने भी 8 ग्रह हैं वो 8 ग्रहों की जो परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा ना करके 8 ग्रहों में से अलग अलग, जैसे कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, तो चंद्रमा उसकी परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा जो हुआ वो पृथ्वी का उपग्रह हुआ। इसी प्रकार से जो 7 अन्य और ग्रह हैं उनके भी अलग अलग अपने उपग्रह हैं। ठीक है, यहाँ तक अब आप लोग को समझ आ गया होगा। और साथ में ये भी है कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ना कि पृथ्वी को अपनी प्रकाश और ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त होता है, वैसे ही जो 7 अन्य ग्रह हैं उनको भी प्रकाश और ऊष्मा जो है सूर्य से ही प्राप्त होता है। अब मैंने यहाँ तक आप लोग को तो बता दिया, आगे का जो है हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।